Hello, Ponget family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ का कॉस्ट अकाउंटिंग एंड आज का टॉपिक है हमारा लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट क्या होती है उसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था मटेरियल कॉस्ट के बारे में कि मटेरियल कॉस्ट क्या होती है एंड उसके थ्योरी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे। सो आज देखेंगे लेबर कॉस्ट क्या होती है, क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। क्या मतलब होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, मतलब कितने टाइप्स की लेबर कॉस्ट होती है, एंड टाइम रिकॉर्डिंग। जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग में डिफरेंस देखेंगे क्या होता है, पेरोल डिपार्टमेंट एंड ओवरव्यू ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, आइडल टाइम एंड ओवर टाइम। सो ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं एंड लेबर कॉस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग से कि क्या मतलब होता है लेबर कॉस्ट का। लेबर मीन्स जो वर्कमैन होते हैं, लेबर होती है, ठीक है, एंड उनपे जो कॉस्ट लगती है। लेबर इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। लेबर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कॉस्ट का। फॉर ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल, लेबर कॉस्ट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी कंपनी। जब भी पूरा ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन किया जाता है, कॉस्ट रिड्यूस की जाती है, कॉस्ट कंट्रोल की जाती है, सो उसमें लेबर कॉस्ट जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी में। एनी अमाउंट विच इज पेड और payable directly or indirectly in cash or kind to the workers is called as labor cost for the company. labor cost क्या होती है? labor cost वो अमाउंट होता है जो पे किया जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कैश में या काइंड में, जो भी वर्कर्स होते हैं किसी भी कंपनी में, जो वर्क कर रहे हैं, जो वर्कर्स, उनको जो अमाउंट पे किया जा रहा है उसको बोलते हैं लेबर कॉस्ट। Labor cost represent the total expenditure incurred by employer for employment of employees. यहाँ पर क्या बोला है कि लेबर कॉस्ट हम किसको बोलते हैं? लेबर कॉस्ट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, सारा जो खर्चा हुआ एम्प्लॉयर के द्वारा किया गया एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए किया गया, जो भी एम्प्लॉयज है, जो भी वर्कर है, लेबर है, उन पर, ठीक है। सो उसको हम लेबर कॉस्ट बोलते हैं। The value of labor cost ascertained by taking into account gross pay, including all allowances payable along with the cost to the employer of all benefits. So यहाँ पर क्या बोला है कि लेबर कॉस्ट की जो वैल्यू होती है उसको किस तरीके से असरटेन करते हैं, कैसे असरटेन किया जाता है। सो जो भी ग्रॉस पे किया, ठीक है, लेबर कॉस्ट के लिए जो ग्रॉस पे किया एम्प्लॉयर ने, उसमें जो भी अलाउंसेस पे किए हैं वो सारे उसमें लग के आ जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर जो भी ग्रॉस पे एक अमाउंट है, ठीक है, कि आपका जो लेबर कॉस्ट है वो एक अमाउंट है एंड उसमें जो है उसके साथ साथ क्या लगेगा, जो भी अलाउंस है वो सारे उसमें इंक्लूड होके आ जाएंगे, ठीक है, वो सारे उसमें इंक्लूड होके आ जाएंगे एंड देन टोटल कॉस्ट यहाँ पर निकल आई, ठीक है। सो समझ में आ गया लेबर कॉस्ट क्या होती है? जो भी लेबर्स पर एक्सपेंडिचर किया जाता है, जो भी अमाउंट उनको पे किया जाता है, उसको हम लेबर कॉस्ट बोलते हैं। अब देखो कोई भी बिजनेस फर्म है, कोई कंपनी है, अगर वो प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, या कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज कर रही है, सो उसमें लेबर लगती है। अब लेबर जो लग रही है उसको क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा उसके वर्क के लिए, सो उसको हम बोलते हैं लेबर, क्योंकि लेबर जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज का। कैपिटल, लेबर, ये सारी चीजें जो होती हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस फर्म के लिए। सो लेबर कॉस्ट समझ में आ गया क्या होता है। देन हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट जो होती है वो कितने टाइप की होती है? देयर आर टू टाइप ऑफ लेबर कॉस्ट, दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस, एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट वेजेस। तो देखो वेजेस यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं, अब एक चीज ध्यान रखना, जो भी लेबर होती है, ठीक है, लेबर का मतलब जो वर्कमैन होते हैं उनको दिए जाते हैं वेजेस, ठीक है, एंड जो एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज को क्या दी जाती है, एम्प्लॉयज को दी जाती है सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये लेबर है हमारा, जो भी वर्कमैन है वो भी एक तरीके से एम्प्लॉय ही होते हैं, बट जो फैक्ट्री वर्क कर रहे हैं, जो लेबर है, उसको हम क्या बोलते हैं कि उनको वेजेस दिए जाते हैं। सो इसलिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हम कहते हैं डायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को बोलते हैं इनडायरेक्ट वेजेस। आप देखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट वेजेस जो होते हैं वो क्या होती है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो होती है, लेबर कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन प्रोसेस एक्टिविटी इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट किसको दी जाती है? जो भी लेबर, जो भी वर्कमैन डायरेक्टली रिलेटेड होता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन से, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट।
इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है? लेबर कॉस्ट इज रिप्रेजेंट ऑफ लेबर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन प्रोसेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो होती है जो भी लेबर इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसको इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। समझ में आ गया? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है। सो देखो डायरेक्ट क्या हो जाएगी, जैसे मान लो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, एक मशीनरी है, उसमें किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है। अब वो मशीनरी जो भी वर्कमैन चला रहा है, ठीक है, इस वर्कमैन को मान लो ये वर्कमैन ए है एंड इसको वर्क दे दिया है कि आपको ये मशीनरी चलानी है एंड इसमें जो है प्रोडक्ट बन रहे हैं। सो ये क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन से। सो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब मान लो जो है कोई दूसरा एम्प्लॉयज है जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ठीक है, बट एक्टिविटीज वही कर रहा है, बिजनेस एक्टिविटीज कर रहा है, चाहे वो कोई अदर एक्टिविटीज हो, तो वो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सो ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन। एंड देन नेक्स्ट हम देखेंगे टाइम रिकॉर्डिंग। टाइम किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है? इट इज एसेंशियल टू रिकॉर्ड द टाइम ऑफ वर्कर इन फैक्ट्री। अब देखो वेजेस जो होते हैं वो टाइम बेसिस के हिसाब से दिए जाते हैं, ठीक है। सो वो टाइम किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा? तो जो टाइम है, वर्कर जो भी फैक्ट्री में टाइम वर्क कर रहा है उसको रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टाइम रिकॉर्डिंग मीन्स नोटिंग ऑफ वर्कर्स टाइम ऑफ अराइवल, वर्किंग एंड डिपार्चर। अब देखो आपने देखा होगा कोई भी बिजनेस फर्म है उसमें एक हम मान लेते हैं कि रजिस्टर टाइप कुछ होता है, ठीक है, एक रजिस्टर है जिसमें क्या नोट किया जाता है कि कोई भी वर्कमैन, मतलब बहुत सारे वर्कमैन होते हैं बिजनेस फर्म में, कि जो भी एक पर्टिकुलर वर्कमैन है वो किस टाइम पर आ रहा है, ठीक है, किस टाइम पर अराइव हो रहा है। मान लो सुबह में 8 बजे आता है, ठीक है, 8 बजे आ रहा है वो सुबह में, एंड वर्किंग कितने टाइम कर रहा है, उसका पूरा जो टाइम पीरियड है वर्किंग का 8 घंटे है, 10 घंटे है, वो टाइम पीरियड क्या है। एंड देन जो उसका डिपार्चर है, कितने टाइम वो कंपनी से निकल रहा है, जा रहा है वापस, ठीक है। सो मान लो ये रात के 10 बजे है। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं ताकि क्या हो, जो भी वर्कर है उसका टाइम निकल के आ जाए, टाइम रिकॉर्ड रहेगा उसका कि कितने टाइम उसने वर्क किया, उसी हिसाब से उसको वेजेस दिए जाते हैं। टाइम रिकॉर्डिंग इज ऑफ 2 टाइप। अब देखो टाइम रिकॉर्डिंग भी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज टाइम कीपिंग, जिसको हम इन एंड आउट टाइम कहते हैं, एंड सेकंड वन इज टाइम बुकिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। यूटिलाइजेशन का मतलब कि किस टाइम में उसने वर्क किया, ठीक है, जो वर्किंग टाइम होता है उसको हम बोलते हैं टाइम बुकिंग। अब देखो फर्स्ट वाला हमारा टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग का यहाँ पर मतलब क्या है, टाइम कीपिंग इज नथिंग बट टू रिकॉर्ड द इन एंड आउट टाइम ऑफ द वर्कर, कि कितने टाइम आया बिजनेस फर्म में या कंपनी में एंटर हुआ एंड कितने टाइम आउट हुआ। रिकॉर्डिंग ऑफ वर्कर्स एंट्री एंड एग्जिट टाइम इज एन एग्जांपल ऑफ टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग का हम कह सकते हैं कि कोई भी वर्कमैन है वो कितने टाइम एंट्री करता है एंड कितने टाइम एग्जिस्ट करता है बिजनेस फर्म से, उसको हम बोलते हैं टाइम कीपिंग। जैसे मान लो यहाँ पर एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स है, ये सुबह के 8 बजे जो है यहाँ पर बिजनेस फर्म में एंटर होते हैं, ठीक है, बिजनेस फर्म में एंटर हुए सुबह के 8 बजे एंड रात के 8 बजे जो है 8 PM पे ये एग्जिट करके बिजनेस कंपनी से, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, 8 AM पे वो एंटर हुए एंड 8 PM पे वो एग्जिट किए। सो ये टाइम जो है, ये टाइम रिकॉर्डिंग जो होगी उसको हम बोलेंगे टाइम कीपिंग, ठीक है। अब टाइम बुकिंग क्या होता है? टाइम बुकिंग क्या है? द रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम स्पेंट बाय अ वर्कर इन ईच जॉब। यहाँ पर क्या बोला है, द रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम स्पेंट बाय अ वर्कर इन ईच जॉब। कोई भी जॉब कर रहा है, कोई भी वर्कर है, वो उसमें कितना टाइम स्पेंड कर रहा है उसको रिकॉर्ड करना, या कोई भी प्रोसेस है और ऑपरेशन इज कॉल्ड एज टाइम बुकिंग, कि इतने टाइम की जो है वो बुकिंग मानी जाएगी कि इतने टाइम उसने वर्क किया, ठीक है। सो रिकॉर्डिंग जो भी टाइम स्पेंड किया है किसी भी वर्कर ने किसी भी काम में। अब मान लो देखो जैसे वो सुबह के 8 बजे आया, ठीक है, सुबह के 8 बजे आया, बट उसने काम जो स्टार्ट किया वो 9 बजे से स्टार्ट किया, ठीक है, 9 बजे से उसने स्टार्ट किया एंड 6 बजे तक किया, ठीक है, शाम के 6 बजे तक किया। अब 9 बजे से 6 बजे तक जितना टाइम होता है उसको हम बोलेंगे टाइम बुकिंग, ठीक है, इतने टाइम उसने वर्क किया। एंड जो भी एंट्री एंड एग्जिट टाइम होगा वो क्या होगा, उसका टाइम कीपिंग, ठीक है। टाइम रिकॉर्डिंग समझ में आ गया। द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग। जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है? जॉब इवैल्यूएशन इट इज नेसेसरी फॉर मैनेजमेंट
of any organization to establish proper wage and salary structure for various job। अब देखो जॉब इवेल्युएशन करना किसी भी बिजनेस फर्म के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रॉपरली वेजेस एंड सैलरी स्ट्रक्चर को अलग अलग जॉब्स में जो है उसको जॉब इवेल्युएशन से ही किया जा सकता है। जॉब इवेल्युएशन क्या है? जॉब इवेल्युएशन इज अ टेक्निक टू रैंक जॉब ऑन अ फॉर्मल बेसिस एंड मेजर द वर्क ऑफ जॉब फॉर कंपनसेशन पर्पस। अब देखो जॉब इवेल्युएशन का मतलब ये है, ये एक टेक्निक है जिससे जॉब को रैंक किया जाता है फॉर्मल बेसिस पर एंड उसी रैंक के हिसाब से उनका कंपनसेशन डिसाइड किया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर 3 लेवल है, ठीक है, वर्किंग के 3 लेवल है। ये हो गया लोअर लेवल, ठीक है, ये हो गया मिडिल लेवल, ठीक, एंड ये हो गया टॉप लेवल। अब यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं, मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है एंड यहाँ पर सी है, ये तीनों एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। अब ये तीनों एम्प्लॉयज जो वर्क कर रहे हैं, अब इनका क्या है, रैंक है बनी हुई कि भाई ए जो है वो लोअर लेवल पर है, बी जो है वो मिडिल लेवल पर है एंड सी जो है वो टॉप लेवल पर है। सो इनकी जो सैलरी है, कंपनसेशन जो है, जो अमाउंट इनको पे किया जाएगा, सो वो इनके रैंक के हिसाब से पे किया जाएगा। अब वो रैंक निकालने के लिए एंड उस रैंक का अमाउंट निकालने के लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसको बोलते हैं जॉब इवैल्यूएशन। जैसे यहाँ पर अगर हम बोले कि ए की जो सैलरी होगी वो होगी 10,000, ठीक है, एंड बी की जो होगी वो होगी 50,000 एंड सी की जो होगी वो होगी 1 लाख। सो ये क्या है, ये जो इनका लेवल है, वर्किंग लेवल जो है, उसके हिसाब से इनकी जो सैलरी है, जो कंपनसेशन है, उसको डिसाइड किया गया है। सो यहाँ पर क्या हुआ, जॉब इवैल्यूएशन से ही ये डिसाइड होता है। जॉब इवैल्यूएशन एक टेक्निक होती है ये चीज डिसाइड करने का कि कौन से वर्कर को कितना कंपनसेशन दिया जाएगा उसकी जॉब रैंक के हिसाब से। It is aimed at providing a rational and equitable basis for differential salaries, wages for different classes of worker। अब ये क्या है, एक रेशनल मेथड है एंड इक्विटेबल मेथड है जिसके बेस पर जो है वो अलग अलग वर्कर्स को अलग अलग सैलरी एंड वेजेस प्रोवाइड की जाती है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे मेरिट रेटिंग। मेरिट रेटिंग क्या होता है? जॉब इवैल्यूएशन इज अ रेटिंग ऑफ जॉब। जॉब इवैल्यूएशन जो है वो रेटिंग ऑफ जॉब है कि भाई जॉब जो है उसको रेट करना कि कौन सा मिडिल पे है, कौन सा लोअर पे है, किसको ज्यादा मिलेगी, किसको कम मिलेगी। ऑन द अदर हैंड मेरिट रेटिंग जो है, मेरिट रेटिंग इज कंसर्न्ड विद इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन देयर मेरिट एंड परफॉर्मेंस फॉर कंपनसेशन पर्पस। अब यहाँ पर देखो, ये तो हो गई लेवल की बात कि लेवल पे जो पर्पस है, मतलब जिस लेवल का, उस हिसाब से उसको सैलरी दी जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर कोई भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय ले लिया एंड उसकी मेरिट और उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से उसका कंपनसेशन दिया जाता है। सो उसको इवेल्युएट करता है मेरिट रेटिंग, ठीक है। यहाँ पर हमने लिया कि ये लेवल ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक लेवल में कोई एक इंडिविजुअल है, उसकी जो रेटिंग होगी वो मेरिट रेटिंग कहलाती है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ये था हमारा जॉब इवैल्यूएशन मेरिट रेटिंग। द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे पेरोल डिपार्टमेंट एंड ओवरव्यू ऑफ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट से क्या क्या होते हैं पेरोल डिपार्टमेंट के? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज प्रिपरेशन ऑफ पेरोल यूजिंग क्लॉक कार्ड, जॉब टिकट और टाइम शीट। यहाँ पर क्या बोला है कि जो इस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जो भी पेरोल है उसको प्रिपेयर करना, उसको बनाना, किस चीज को यूज करके? क्लॉक कार्ड को, जॉब टिकट को या टाइम शीट को यूज करके। पेरोल क्या है? पेरोल शोज द अमाउंट ऑफ वेजेस पेबल टू ईच वर्कर कंसीडरिंग द ग्रॉस वेजेस एंड डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस वेजेस टू फाइंड नेट वेजेस पेबल। दे ऑल्सो प्रिपेयर पे स्लिप एट रेगुलर इंटरवल। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो भी हमारा पेरोल होता है, पेरोल का मतलब यहाँ पर क्या है? पेरोल वो अमाउंट होता है जो किसी भी एक वर्कर को वेजेस जो पे किए जाते हैं, ठीक है, किसी भी वर्कर को जो वेजेस पे किए जा रहे हैं एंड उस वेजेस में क्या होता है, जो भी ग्रॉस वेज होते हैं उसमें जो भी डिडक्शन होनी है वो डिडक्शन होती है ताकि उससे नेट वेजेस निकल आए, ठीक है। सो यहाँ पर पेरोल का मतलब क्या है? ग्रॉस वेजेस एंड उसमें से हम डिडक्शंस माइनस कर देंगे, देन नेट वेजेस निकाल के जो वर्कर का टोटल अमाउंट आ रहा है उसको दिखाता है पेरोल, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको एक्टिविटीज गिवन है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन है कि क्या एक्टिविटी होती है एंड उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अटेंडेंस एंड टाइम डिटेल, जो भी अटेंडेंस और टाइम डिटेल होती है, जैसे अभी हमने जो देखा पीछे, तो ये किसका काम होता है? टाइम कीपिंग का। टाइम कीपिंग का मतलब क्या है? अटेंडेंस का मतलब कि भाई कौन सा वर्कर आ रहा है, किस दिन नहीं आया, किस दिन आया, एंड टाइम डिटेल की कौन से टाइम आया एंड कौन से टाइम गया बिजनेस फर्म से। सो वो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का काम
काम होता है। देन नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज एंड अदर पर्सनल डिटेल, मतलब कि कितने एम्प्लॉयज हैं एंड वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में है एंड उनकी जो भी डिटेल है उससे रिलेटेड कौन करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, HR डिपार्टमेंट की, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है। एंड देन नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ वेजेस एंड अदर इंसेंटिव्स, वेजेस जो दिए जाते हैं वर्कमैन्स को एंड कभी कभी उसके साथ इंसेंटिव्स भी होते हैं, अब चाहे वो मॉनेटरी इंसेंटिव हो चाहे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव हो। सो वो कौन देखता है, वो देखता है पेरोल डिपार्टमेंट, ठीक है, क्योंकि जो भी वेजेस पेड किए जा रहे हैं उसको पेरोल बोलेंगे। देन नेक्स्ट है पेमेंट टू वर्कर, वर्कर्स को जो पेमेंट होती है सो वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट देखता है। एंड देन नेक्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ स्टैच्यूटरी लायबिलिटीज, अगर कोई स्टैच्यूटरी लायबिलिटीज है उसका डिस्चार्ज हो रहा है सो वो भी कॉस्ट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ में आ गई। द नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे आइडल टाइम। आइडल टाइम क्या होता है, आइडल टाइम कॉस्ट रिप्रेजेंट द वेजेस पेड फॉर टाइम लॉस्ट ड्यूरिंग विच द वर्कर डज नॉट वर्क, दैट इज टाइम फॉर विच वेजेस आर पेड बट नो वर्क इज डन। अब देखो आइडल टाइम किसको बोलेंगे, जिस टाइम पर वेजेस पेड किए जा रहे हैं बट वो टाइम पर वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है, उस टाइम पर वर्क नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि टाइम फॉर विच वेजेस आर पेड, जिस टाइम के लिए वेजेस पेड किए गए हैं बट एक्चुअली उसमें क्या हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ है, ठीक है। व्हेन वर्कर आर पेड ऑन बेसिस ऑफ टाइम, आइडल टाइम बिकम्स इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब भी वर्कर्स को टाइम बेसिस पर अमाउंट पे किया जाता है तो इसमें जो है टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये आपने देखा होगा बहुत सारे वर्कर्स जो होते हैं सो अगर उनको हम टाइम के हिसाब से पैसे देते हैं, इट मीन्स कि अगर आप जितने टाइम काम करोगे उतने टाइम का आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। सो वो उसमें टाइम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द टाइम फॉर विच दे आर पेड एंड टाइम स्पेंड ऑन प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज आइडल टाइम। अब आइडल टाइम क्या है कि जो भी टाइम उनको दिया गया है, जिस टाइम के लिए उनको पे किया जा रहा है एंड जितना टाइम वो प्रोडक्शन में लगा रहे हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो आइडल टाइम कहलाता है। जैसे अब अगर यहाँ पर हम एग्जांपल लें इसका, तो यहाँ मान लो एक वर्कर है मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए वर्कर है एंड उनकी 8 आवर्स की जॉब है, ठीक है, 8 आवर्स की जॉब है, उनको 8 घंटे के लिए पे किया जा रहा है कि भाई 8 घंटे आप वर्क कर रहे हो तो 8 घंटे के लिए आपको पे किया जा रहा है। 8 घंटे के टाइम के हिसाब से उनको रेट दिया गया, ठीक है। अब जब वो वर्क करेंगे तो उसमें उन्होंने पूरे के पूरे 8 घंटे नहीं लगाए, ठीक है, पूरे के पूरे 8 घंटे नहीं लगाए, मान लेते हैं 7 आवर्स लगाए, ठीक है। 1 घंटा उन्होंने ऐसे ही रेस्ट में या कुछ खाने पीने में किसी भी चीज में उन्होंने अपना खत्म कर दिया एंड 8 में से वो 7 घंटे काम करते हैं। सो इन दोनों के बीच में अब देखो अगर हम डिफरेंस देखें कितने आवर का है, 1 आवर का डिफरेंस है, ठीक है, 1 आवर का डिफरेंस यहाँ पर है। सो यहाँ पर जो उनको अमाउंट पेड किया जा रहा है वो कितने के हिसाब से पे किया जा रहा है, 8 आवर्स के हिसाब से, बट वर्क कितना कर रहे हैं, 7 आवर्स का। सो जो एक्स्ट्रा उनको पेमेंट दी जा रही है 1 घंटे की, वो होता है आइडल टाइम, ठीक है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको आइडल टाइम बोलते हैं यहाँ पर। टाइम फॉर विच वेजेस आर पेड बाय एम्प्लॉयर बट नो वर्क अचीव डन इज ऑल्सो नोन एज आइडल टाइम। कह सकते हैं कि जिस टाइम के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को या वर्कर को अमाउंट पेड करता है बट उस टाइम में वो कोई भी काम नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं आइडल टाइम। क्लियर हो गया आपका, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि आइडल टाइम वो है जिसके लिए किसी भी वर्कर को पैसे दिए जा रहे हैं बट वो उस टाइम पर वर्क नहीं कर रहा है। एज पर CAC 7 लिमिटेड रिवीजन 2017, आइडल टाइम क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टाइम फॉर विच द एम्प्लॉयर पेड पेबल टू एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज टाइम बुक्ड अगेन द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इट मीन्स यहाँ पर सेम है कि जो भी डिफरेंस है उसके टाइम में, जिस टाइम पे एम्प्लॉयज को पेड किया जा रहा है एंड जिस टाइम में वो वर्क कर रहा है, बुक है, बुक मीन्स कि जितना उसका वर्किंग टाइम है, ठीक है। बुक्ड का मतलब अभी हमने देखा कि बुक का मतलब क्या है कि जितने टाइम के लिए वो वर्क कर रहा है, जितना टाइम वो वर्क में स्पेंड कर रहा है उसको हम बोलते हैं बुक्ड। तो उन दोनों का जितने टाइम के लिए उसको पेड किया जा रहा है, जितने टाइम के लिए वो बुक है, स्पेंड कर रहा है वर्किंग पर, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं आइडल टाइम, ठीक है।
अब इसमें क्या है, हमारा नॉर्मल आइडल टाइम होता है एक अनअवॉइडेबल एंड अनकंट्रोलेबल, एंड देन सेकेंड है एबनॉर्मल आइडल टाइम जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी टाइम को वेस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बट नॉर्मल आइडल टाइम जो है, जो अनअवॉइडेबल है, जैसे मान लो पानी पीना हो गया, ठीक है, वॉशरूम जाना हो गया, ये चीजें, इसमें जो टाइम वेस्ट होता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, सो वो अनकंट्रोलेबल है। यानी कि ये नॉर्मल आइडल टाइम है कि इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम इसमें वेस्ट होगा जो वर्क नहीं करेगा वर्कर, ठीक है। सो ये दो टाइप के यहाँ पर आइडल टाइम होते हैं, फर्स्ट वन नॉर्मल एंड देन सेकेंड वन एबनॉर्मल। सो आइडल टाइम समझ में आ गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे ओवर टाइम। ओवर टाइम नाम से समझ आ रहा होगा, टाइम से ज्यादा जो वर्क करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओवर टाइम। इफ द वर्कर वर्क बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग टाइम इज कॉल्ड ओवर टाइम। बहुत ही सिंपल पॉइंट है ये, सबको समझ आता होगा कि ओवर टाइम का मतलब क्या है, कि जब भी नॉर्मल वर्किंग टाइम से कोई ज्यादा वर्क करता है उसको हम बोलते हैं ओवर टाइम, ठीक है। ओवर टाइम इज एन एक्स्ट्रा टाइम वर्कड बाय अ वर्कर ओवर एंड अबव द नॉर्मल वर्किंग आवर्स। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि एक मिस्टर ए हैं जो वर्कर हैं, उनको 8 आवर्स का वर्किंग टाइम गिवन था कि 8 आवर्स का आपको वर्किंग टाइम है, 8 आवर्स के आपको इस रेट के हिसाब से इतने रुपए मिलेंगे अमाउंट के, ठीक है, कंपनसेशन के। अब 8 आवर की जगह अगर वो 9 आवर्स या 10 आवर्स वर्क करते हैं, सो यहाँ पर उनका 1 आवर या 2 आवर जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको हम बोलेंगे ओवर टाइम। Factories Act provide for payment of overtime wages at double as compared to normal rate of wages। अब देखो यहाँ पर फायदा क्या है ओवर टाइम का, जो भी फैक्ट्रीज एक्ट है उसमें क्या बोला गया है कि पेमेंट जो होगी ओवर टाइम की, वो पेमेंट डबल रेट से होगी। डबल रेट से मीन्स कि अगर कोई भी वर्कर का टाइम 8 आवर्स है, ठीक है, अब 8 आवर्स में जो उसको रेट दिया जा रहा है वो मान लो 100 रुपीज पर आवर के हिसाब से दिया जा रहा है, ठीक है, 100 रुपीज पर आवर के हिसाब से दिया जा रहा है। अब जब वो एक्स्ट्रा टाइम करेगा 8 घंटे से ज्यादा, जब वो 9 घंटे करेगा, इट मीन्स 1 घंटा उसने ज्यादा कर लिया, सो 1 घंटा जो वो ज्यादा ओवर टाइम कर रहा है उसका कितना रेट होगा, 200 पर आवर होगा। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसमें ये बोला गया है कि एज कंपेयर टू नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस, जो ओवर टाइम का रेट होगा वो क्या होगा, उससे डबल होगा। Even where the act is not applicable, the practice is to pay for overtime work at higher rate usually। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बिजनेस फर्म है, अगर उसमें एक्ट अप्लाई नहीं होता है, एप्लीकेबल नहीं है फैक्ट्रीज एक्ट, तब भी वहां पर एज कंपेयर टू नॉर्मल टाइम जो ओवर टाइम होता है, ओवर टाइम के जो रेट होते हैं वो यूजुअली हाइयर होते हैं, ठीक है। मतलब अगर 100 से अगर आप डबल नहीं कर रहे हो, 200 नहीं कर रहे हो, देन 100 से तो ज्यादा ही होगा ओवर टाइम का, ठीक है, चाहे वो 150 हो, 170 हो या 120 हो, इस टाइप से, मतलब जो नॉर्मल रेट है उससे ज्यादा होगा अगर ओवर टाइम कोई भी वर्कर वर्क करता है। द एडिशनल अमाउंट पेड फॉर ओवर टाइम कॉल्ड ओवर टाइम प्रीमियम। अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट पेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर टाइम प्रीमियम। जैसे यहाँ पर मान लो उसने 1 घंटे ज्यादा किया, ठीक है, 8 घंटे की जगह उसने 9 घंटे वर्क किया, 8 घंटे का उसको 100 पर आवर के हिसाब से मिलता था, अब 9 घंटे पे मिला उसको 150। सो यहाँ पर जो 50 का ये अमाउंट जो एक्स्ट्रा मिल रहा है, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, ओवर टाइम प्रीमियम। हैंस पेमेंट ऑफ ओवर टाइम कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, नॉर्मल अमाउंट एंड द एक्स्ट्रा अमाउंट, दैट इज प्रीमियम। इट मीन्स कि जो हमारा ओवर टाइम का पूरा अमाउंट होता है उसमें क्या होता है, 2 एलिमेंट मिक्स होते हैं। 2 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, पहला तो हो गया नॉर्मल अमाउंट, नॉर्मल अमाउंट कितना है, 100 है, एंड एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी है, 50। इट मीन्स कि टोटल जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 150 हो रहा है, एंड 150 में 100 नॉर्मल एंड 50 जो है वो एक्स्ट्रा पेमेंट है, दैट इज प्रीमियम, जिसको हम कहेंगे ओवर टाइम प्रीमियम। सो ओवर टाइम समझ में आ गया क्या होता है ओवर टाइम। वर्कर्स जो एक्स्ट्रा टाइम वर्क करते हैं उनको जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है उसको हम बोलते हैं ओवर टाइम। सो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था हमारा लेबर कॉस्ट। इसके बारे में आपको पहले बेसिक समझने थे कि क्या मतलब होता है, इन सारे टॉपिक्स का क्या मतलब है यहाँ पर, देन आपको इसके क्वेश्चन समझ में आएंगे। सो लेबर कॉस्ट के बारे में हमने देखा क्या मीनिंग होता है, एंड देन क्लासिफिकेशन किस टाइप की होती है, टाइम रिकॉर्डिंग में हमारा क्या क्या होता है, किस टाइप से टाइम रिकॉर्ड करते हैं, देन जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग क्या होती है, पेरोल डिपार्टमेंट एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, एंड देन आइडल टाइम क्या होता है, उसके बाद हमने देखा ओवर टाइम क्या होता है। सो ये सारे टॉपिक्स हमने देखे आज की वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।